अलमारी के पट खुले हुए थे और उसके अंदर औजार मौजूद थे। ऊपर वाले खाने में एक जदीद साख का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर भी पड़ा हुआ था। सीटी की आवाज उसी ट्रांसमीटर से निकल रही थी। मार्क ने ट्रांसमीटर उठाया और उसे लाकर उसी मिसाइल वाली मेज पर रखकर वो कुर्सी पर बैठ गया। हो सकता है कोई अहम बात हो गई हो। मुस्ततिल मशीन के सामने बैठे हुए नौजवान ने मार्क से मुखातिब होकर कहा, हाँ देखो। मार्क ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, रॉल्फ कॉलिंग ओवर। बटन दबते ही ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज खत्म हो गई और चीफ रॉल्फ की आवाज सुनाई दी। यस, मार्क अटेंडिंग यू चीफ, ओवर। मार्क ने जवाब दिया। मार्क तुम। दूसरी तरफ से चीफ की आवाज सुनाई दी। खतरा मार्क। उसी लम्हे चीफ की ही चीखती हुई आवाज सुनाई दी और मार्क ने बौखलाए हुए अंदाज में हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर यकलक शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे। ये क्या हुआ? मार्क ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, चीफ खुद ही बात कर रहा था और खुद ही उसने चीख कर खतरा कह दिया। ये क्या मतलब हुआ? मार्क के साथी ने कहा। नहीं, ये दो मुख्तलिफ आदमियों की आवाजें थी। पहला आदमी ट्रांसमीटर के करीब से बात कर रहा था, जबकि दूसरा ट्रांसमीटर से कुछ फासले पर था। मार्क ने कहा और उसके साथ ही उसने तेजी से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी और फिर बटन दबा दिया। हेलो हेलो, मार्क कॉलिंग ओवर। मार्क बार बार कॉल देता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल अटेंड ना की गई तो उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हेडक्वार्टर से कॉल अटेंड ही नहीं की जा रही, ये सब क्या हो रहा है? मार्क ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। चीफ की जाती फ्रीक्वेंसी पर कॉल करें, मार्क के साथी ने कहा और मार्क ने सर हिलाते हुए चीफ की जाती फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार भी बार बार कॉल देने के बावजूद दूसरी तरफ से कॉल अटेंड ना की गई तो मार्क ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे पर शदीद तरीन परेशानी के तासुरात नमूदार हो गए थे। इसका मतलब है कि मामला बेहद गड़बड़ है, इंतहाई गड़बड़। मार्क ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, मेरे जहन में ख्याल आया है, अचानक मार्क के साथी ने कहा तो मार्क चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। क्या ख्याल है हैरल्ड? मार्क ने पूछा। बॉस, कहीं कोई आदमी चीफ की आवाज की नकल तो नहीं कर रहा था? हैरल्ड ने कहा तो मार्क बेख्तियार कुर्सी से उछल पड़ा। क्या क्या मतलब? चीफ की आवाज की नकल, क्या मतलब? मार्क ने हैरान होकर कहा। बॉस, है तो मेरा ख्याल, लेकिन अगर मौजूदा हालात का बगौर तज्जिया किया जाए तो हो सकता है मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हो। चीफ एरिजोना वाले हेडक्वार्टर में है और हेडक्वार्टर कॉल अटेंड नहीं कर रहा। जाती फ्रीक्वेंसी पर भी कॉल अटेंड नहीं की जा रही। इसका मतलब है बॉस कि किसी ग्रुप ने हेडक्वार्टर में दाखिल होकर चीफ को गिरफ्तार कर लिया हो, फिर चीफ से आपकी फ्रीक्वेंसी मालूम करके वो चीफ की आवाज में बात करना चाहता हो कि चीफ ने जो यकीनन करीबी मौजूद होंगे यकलक चीख कर आपको खतरे से आगाह कर दिया हो। हेरल्ड ने जवाब देते हुए कहा। ओ तो तुम ठीक कह रहे हो। ओ, ऑस्टिन और उसके ग्रुप भी मारे गए। ओ एक मिनट, ओ वेरी सैड। ओ, कहीं ये काम पाकिस्तान के अली इमरान का ना हो, वही दूसरों की आवाजों की इंतहाई कामयाब नकल कर लेता है। मार्क ने खुद कलामी के से अंदाज में कहा। पाकिस्तान का अली इमरान? हेरल्ड ने हैरान होकर पूछा। हाँ, तुमने वाकई इंतहाई अहम बात की है, मेरे तो जहन में भी न थी। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भी शरीक हो रहा है और यहाँ कर्नल फरीदी काम कर रहा है। ऑस्टिन और उसके ग्रुप्स को कर्नल फरीदी ने पकड़ा है। लामहला अली इमरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस समेत एरिजोना चीफ को पकड़ने उसके हेडक्वार्टर पहुंचा होगा और वो इस कदर खतरनाक आदमी है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। ठीक है, अब सारी बात समझ में आ गई है। पहले चीफ के लहजे में बात करने वाला इमरान होगा, लेकिन चीफ को शायद अचानक होश आ गया होगा और उन्होंने चीख कर मुझे खतरे से आगाह करने की कोशिश की। मार्क ने कहा। आप इस अली इमरान को जानते हैं? हेरल्ड ने कहा। हाँ, मैंने काफी तवील अरसा इसराइल की खुफिया एजेंसी 5 स्टार में काम किया है। वहाँ हमारी एजेंसी और अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ खासा टकराव रहा है। ये यकीनन वही होगा, मार्क ने कहा। तो फिर अब? हेरल्ड ने कहा। पहले मैंने वो जगह ऑस्टिन की वजह से छोड़ी और अब इस इमरान की वजह से हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। मार्क ने कहा। ये जगह छोड़नी पड़ेगी? क्यों? हेरल्ड ने हैरान होते हुए कहा। ना सिर्फ जगह बल्कि ये मंसूबा भी खत्म करना पड़ेगा। मार्क ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या मतलब बॉस, आखिर आप क्या कह रहे हैं? हेरल्ड ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे मार्क की जहनी हालत पर शक गुजरने लगा हो। सुनो हेरल्ड, मेरे जहन में जो नक्शा बना है उसके मुताबिक चीफ रॉल भी यकीनन खत्म हो गया है और उसका एरिजोना वाला हेडक्वार्टर भी अब तक खत्म हो चुका होगा। यहाँ कासा में ऑस्टिन और उसके सारे ग्रुप्स भी खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ मैं और मेरा ग्रुप रह गया है और चूंकि तुम्हें मालूम है कि एक्रिमियन हेडक्वार्टर में चीफ रॉल का सेकंड मैं हूँ, इसलिए रॉल की तंजीम का चीफ मैं हूँ। लेकिन इसका फैसला इसराइली हुक्काम ने करना है और हमें बहरहाल कॉन्फ्रेंस हॉल को तबाह करना है।
फिलहाल जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इमरान और कर्नल फरीदी हमारे इस अड्डे तक भी पहुंच जाएंगे, और चूंकि इस इलाके में भी रडार स्टेशन मौजूद है, इसलिए लामहला वो रडार स्टेशन की भी हिफाजत करेंगे। इसलिए अब हम इस रडार स्टेशन के जरिए कॉन्फ्रेंस हॉल पर मिसाइल फायर नहीं कर सकते। मार्क ने कहा, यहाँ ये लोग कैसे पहुंच जाएंगे? हेरल्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा, इस ट्रांसमीटर कॉल के जरिए जो इमरान या चीफ रॉल्फ ने की है। मार्क ने कहा तो हेरल्ड बेख्तियार उछल पड़ा। ट्रांसमीटर कॉल के जरिए क्या मतलब बॉस? आखिर आपने अचानक ऐसी उलझी हुई बातें क्यों शुरू कर दी है? ट्रांसमीटर कॉल के जरिए यहाँ का पता कैसे मालूम किया जा सकता है, जबकि ये खुसूसी साख्त का ट्रांसमीटर है? इसको तो कैच भी नहीं किया जा सकता। हेरल्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, ये वाकई खुसूसी साख्त का ट्रांसमीटर है, इसकी कॉल कैच नहीं हो सकती। लेकिन इमरान को इसकी मखसूस फ्रीक्वेंसी का तो इल्म हो गया है, और इस फ्रीक्वेंसी को सामने रखकर यहाँ का खोज लगाया जा सकता है, और इमरान इन मामलात में बेहद माहिर है। मार्क ने कहा, वो कैसे बॉस? मुझे भी तो समझाए। हेरल्ड ने उलझे हुए लहजे में कहा, इमरान को बहरहाल चीफ से ये तो मालूम हो गया होगा कि मैं कासा में मौजूद हूँ, इसलिए फ्रीक्वेंसी की साख्त को जब कासा के नक्शे पर रखकर हिसाब करेगा तो वो लामहला हमारी ये जगह ट्रेस कर लेगा। मार्क ने कहा, ओ अब मैं समझ गया। फ्रीक्वेंसी के हिसाब किताब के साथ इलाके को मिलाकर चेक किया जाता होगा। ठीक है, लेकिन फिर अब क्या करना है? क्या ये मंसूबा खत्म? हेरल्ड ने कहा, नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मैं पीछे हट जाऊं। कॉन्फ्रेंस हॉल बहरहाल तबाह होगा, लेकिन यहाँ रडार स्टेशन से नहीं बल्कि दूसरी जगह से। मार्क ने कहा, दूसरी कौन सी जगह हो सकती है? हेरल्ड ने कहा, मैं जहाँ भी काम करता हूँ मुतबादिल स्कीमों को जहन में रखकर करता हूँ। मैंने सिर्फ रडार स्टेशन पर ही तकिया न कर लिया था, कई दूसरे स्पॉट मेरे जहन में हैं। मैंने खुफिया तौर पर उसका भी सर्वे किया है। अब हमने ये करना है कि तमाम सामान यहाँ से पहाड़ियों के करीब वाक़ गोदाम में शिफ्ट करना है और सुबह वहाँ से निकालकर उस जगह ले जाना है। मार्क ने कहा, वो जगह कौन सी है बॉस? हेरल्ड ने कहा, अभी नहीं, जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे फिर बताऊंगा। तुम फौरी तौर पर इस मशीनरी को खोलो, मैं मिसाइल को दोबारा खोलता हूँ। मार्क ने कहा, और हेरल्ड सर हिलाता हुआ मशीनरी की तरफ मुतवज्जे हो गया। कार खासी तेज रफ्तारी से कासा शहर से निकलकर पहाड़ियों की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक मकामी नौजवान था, जिसके जिस्म पर मकामी सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म थी, जबकि साइड सीट पर इमरान बैठा हुआ था। उगबी सीट पर सफदर और तनवीर दोनों मौजूद थे। इमरान अपने साथियों समेत आज सुबह ही एरिजोना से मिराज के दारुल हुकूमत कासा पहुंचा था, और यहाँ पहुंचने के बाद इमरान ने मकामी नक्शा लेकर जब उस पर मार्क की फ्रीक्वेंसी के तहत चेकिंग की तो ये इलाका कासा दारुल हुकूमत से खासी दूर एक पहाड़ी इलाका साबित हुआ। इमरान ने कर्नल फरीदी से मुलाकात की, और जब इमरान ने कर्नल फरीदी से सारी बात डिस्कस की तो कर्नल फरीदी ने उसे बताया कि उस इलाके में एक रडार स्टेशन मौजूद है, और उसके जहन में पहले ही खदशा मौजूद था कि कहीं रडार स्टेशन से कॉन्फ्रेंस हॉल को मिसाइल का निशाना न बना दिया जाए। इसलिए उसने कैप्टन हमीद की सरबराही में जीरो फोर्स वहां भिजवा दी है, जो उस रडार स्टेशन की निगरानी कर रही है। चुनांचे इमरान इस वक्त उस रडार स्टेशन की तरफ ही जा रहा था। कर्नल फरीदी ने उसे कार के साथ साथ सिक्योरिटी का ड्राइवर भी मुहैया कर दिया था, ताकि इमरान को वहां पहुंचने में आसानी हो जाए। इमरान साहब, ये रडार स्टेशन तो मिलिट्री के कब्जे में होगा, फिर उस पर मुजरिम कैसे कब्जा कर सकते हैं? उगबी सीट पर बैठे हुए सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, क्यों, क्या मिलिट्री के लोग इंसान नहीं होते? इमरान ने जवाब दिया, इंसान तो होते हैं, लेकिन बहरहाल वो लोग तरबियत याफ्ता होते हैं। सफदर ने जवाब दिया, अगर अचानक उन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी जाए तो फिर क्या होगा? इमरान ने कहा, ओ, तो आपका ख्याल है कि ये मार्क वगैरह ऐसा करेंगे? सफदर ने कहा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही कोई और वारदात कर सकते हैं। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन कर्नल फरीदी साहब ने तो बताया है कि वहाँ उनकी जीरो फोर्स कैप्टन हमीद की सरबराही में बाकायदा निगरानी कर रही है। तनवीर ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मैंने कर्नल फरीदी से पूछा है, वहाँ रडार स्टेशन के इंचार्ज की सेक्रेटरी न सिर्फ खातून है बल्कि खूबसूरत खातून है, इसलिए कैप्टन हमीद की नजरें तो यकीनन उस खातून की निगरानी में लगी हुई होंगी। अलबत्ता जीरो फोर्स वहाँ वाकई निगरानी कर रही हो तो और बात है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इमरान साहब, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? सफदर ने कहा, हमने मार्क को तलाश करना है, वो लाजमन उस रडार स्टेशन के आसपास ही कहीं अपने ग्रुप समेत मौजूद होगा। इमरान ने कहा, लेकिन वो तो सारा इलाका वीरान पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। सफदर ने कहा, हाँ, इसीलिए तो उसे यकीनन वहां छुपने के लिए कोई ना कोई जगह मिल गई होगी। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन हो सकता है कि वो इन पहाड़ियों की बजाय शहर में हो और वहां से रडार स्टेशन पहुंचे। तनवीर ने कहा, नहीं, कर्नल फरीदी ने हर तरफ चेकिंग स्पॉट बना रखे हैं और यकीनन उन लोगों के पास मिसाइल होंगे, इसलिए वो शहर से यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकते। इमरान ने जवाब दिया,
लेकिन जदीद मिसाइलों को तो हिस्सों में तकसीम करके भी ले आया जा सकता है, या ये भी हो सकता है कि मिसाइल उन्होंने किसी गार में छुपा रखे हों और खुद वो शहर से आ जाए। सफदर ने कहा, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन चेकिंग तो जरूरी है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और सफदर ने इस्बात में सर हिला दिया। तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर ड्राइवर? अचानक इमरान ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा, जो मुसलसल खामोश था। मेरा नाम अब्बास है जनाब, ड्राइवर ने मुअद्दबना लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या तुम यहाँ कासा के ही रहने वाले हो या किसी और शहर से यहाँ आए हुए हो? इमरान ने पूछा। मैं कासा का ही रहने वाला हूँ जनाब, अब्बास ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो तुम इन पहाड़ियों के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, इमरान ने कहा। जी हाँ, मैं हजारों नहीं तो सैकड़ों बार जरूर इन पहाड़ियों में घूम चुका हूँ, क्योंकि हमारी बस्ती इन पहाड़ियों के पार वाक़ है और मेरा बाप बकरियां पालता था। मैं बचपन में बकरियां इन पहाड़ियों में ही चराया करता था, अब्बास ने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? इमरान ने कहा। जी हाँ, आप रडार स्टेशन चेक करने जा रहे हैं, अब्बास ने जवाब दिया। नहीं, हमें इत्तला मिली है कि दहशतगर्दों का एक ग्रुप इन पहाड़ियों में कहीं छुपा हुआ है, किसी खुफिया मुकाम पर, और उनका मंसूबा ये है कि रात को किसी भी वक्त इस रडार स्टेशन पर कब्जा करके वहां से मिसाइल कॉन्फ्रेंस हॉल पर फायर कर दिया जाए। हम इस खुफिया मकाम को तलाश करने जा रहे हैं, इमरान ने कहा। तो अब्बास बेख्तियार चौंक पड़ा। लेकिन जनाब, ये पहाड़ियां तो मुकम्मल तौर पर वीरान है, कहीं कहीं उन पर झाड़ियां वगैरह है, बल्कि ये हकीकत में तो पहाड़ियां ही नहीं है, ऊंचे नीचे टीले हैं। बस मकामी लोग इन्हें पहाड़ियां कहते हैं। यहाँ तो कोई खुफिया मकाम हो ही नहीं सकता, अब्बास ने जवाब दिया। क्या इन ऊंचे नीचे टीलों में गार भी नहीं है? इमरान ने कहा। जी हाँ, लेकिन बहुत छोटी छोटी गारें हैं, ऐसी गारें कि उनमें दो आदमी भी इकट्ठे ठहर नहीं सकते। एक आध गार बड़ी होगी, अब्बास ने जवाब देते हुए कहा। कोई खुफिया ट्रैक, कोई खुफिया रास्ता? इमरान ने कहा। नहीं जनाब, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, अब्बास ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। यहाँ भी बाकायदा चेक पोस्ट थी, जिसे मखसूस कार्ड दिखाकर अबूर किया गया और फिर कार इन पहाड़ियों की ऊंची नीची सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ने लगी। इमरान ने देखा कि वो वाकई पहाड़ियों की बजाय ऊंचे नीचे टीले ही थे, खुश्क और वीरान टीले, जहाँ कहीं कहीं झाड़ियां उगी हुई दिखाई दे रही थी। ये रडार स्टेशन कहाँ है? इमरान ने अब्बास से मुखातिब होकर कहा। जी अगली सड़क का अगला मोड़ मुड़ते ही वो नजर आने लग जाएगा, वो यहाँ के सबसे ऊंचे टीले पर बना हुआ है, अब्बास ने जवाब दिया। और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर वाकई कार ने आगे जाकर जैसे ही मोड़ काटा, उन्हें दूर से एक ऊंचे टीले पर रडार घूमता हुआ नजर आने लग गया था। यहाँ तो वाकई कोई ऐसी जगह नहीं हो सकती जहाँ ये लोग छुप सके, सफदर ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद कार रडार स्टेशन के गेट के सामने जाकर रुक गई। गेट बंद था और उसके बाहर दो मुसल्लह फौजी मौजूद थे। कार रुकते ही इमरान और उसके साथी नीचे उतर आए। ड्राइवर अब्बास भी नीचे उतरा और उसने जेब से एक सुर्ख रंग का कार्ड निकालकर गेट पर खड़े हुए एक मुसल्लह फौजी की तरफ बढ़ा दिया। ये कर्नल फरीदी साहब के मेहमान हैं, अब्बास ने कहा। तो मुसल्लह फौजी ने एक नजर गौर से कार्ड को देखा और फिर सर हिलाता हुआ वो साइड गेट से अंदर चला गया। इमरान बड़े गौर से रडार स्टेशन की इमारत और उसके इर्द गिर्द के इलाके को देख रहा था। थोड़ी देर बाद साइड गेट से एक फौजी कर्नल बाहर आ गया। खुश आमदीद जनाब, मेरा नाम कर्नल अहमद हुसैन है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। मुझे कर्नल फरीदी साहब ने फोन पर आपकी आमद की इत्तला दे दी थी। उद्दड़ उमर कर्नल अहमद हुसैन ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरे साथी हैं सफदर और तनवीर, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और कर्नल अहमद हुसैन ने बारी बारी सबसे मुसाफा किया। आइए अंदर तशरीफ ले आइए, कर्नल अहमद हुसैन ने कहा। अब्बास, तुम अभी यहीं रुकोगे? इमरान ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, अब्बास ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। तो इमरान सफदर और तनवीर के साथ कर्नल अहमद हुसैन के पीछे इमारत में दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद वो कर्नल अहमद हुसैन के सादा से अंदाज में सजे हुए दफ्तर में मौजूद थे। कर्नल फरीदी साहब ने मुझे फोन पर बताया है कि इस रडार स्टेशन को दहशतगर्द इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं और आप इसी सिलसिले में यहाँ तशरीफ लाए हैं, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर वो किस तरह ये काम करेंगे, कर्नल अहमद हुसैन ने बैठते हुए कहा। जहाँ तक आपके सवाल में अल्फाज किस तरह का जवाब है, तो आप खुद बताएं कि अगर आप मुजरिमों की जगह होते और आपका चीफ इस रडार स्टेशन को इस्तेमाल करने का आपको प्लान बनाने के लिए कहता, तो आप क्या करते? इमरान ने जवाब दिया। ओ वाकई, इस नुक्ते नजर से तो मैंने सोचा ही ना था, कर्नल अहमद हुसैन ने चौंक कर कहा। उसकी पेशानी पर सोच की लकीरें नमूदार हो गई थी। कोई जवाब जहन में आया आपके? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो कर्नल अहमद हुसैन बेख्तियार एक तवील सांस लेकर हंस पड़ा।
ठीक है इमरान साहब, वाकई किसी भी तरह ये काम किया जा सकता है, एक तरह नहीं हजारों तरह से। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, कर्नल अहमद हुसैन ने हंसते हुए कहा, और इमरान भी उसके इस जवाब पर बेख्तियार हंस पड़ा। आप वाकई फ्राक जहन के इंसान हैं जो इतनी जल्दी मान गए हैं। बहरहाल अब हमने सिर्फ ये सोचना है कि अगर मुजरिमों ने ये प्लान बनाया है तो वो इस पर अमल दरामद का क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे। इमरान ने कहा, अमल दरामद से मतलब यही निकलता है कि किस तरह इस्तेमाल करेंगे। कर्नल अहमद हुसैन ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं, इस्तेमाल करने के लिए तो वो यहाँ रडार पर मिसाइल लॉन्चर फिट कर देंगे और मिसाइल को कॉन्फ्रेंस हॉल का टारगेट लेकर फायर कर देंगे। ये कोई मसला नहीं है। रडार स्टेशन पर कब्जे का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो किसी भी वक्त यहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर सकते हैं। कोई और जदीद हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ मौजूद अफराद बेहिस हो सकते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि कॉन्फ्रेंस कल मुनक्किद होनी है। आज मुख्तलिफ मुल्कों से वफद की आमद शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का वक्त दिन के 10 बजे है और जाहिर है कॉन्फ्रेंस का आगाज तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हो सकता है। यही वो वक्त होगा जब इस कॉन्फ्रेंस हॉल को तबाह किया जा सकता है। इसलिए अगर मुजरिमों ने इस रडार स्टेशन को इस्तेमाल करना है तो उन्हें यहाँ मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर नस्ब करने के लिए कम से कम 1 घंटा तो जरूर चाहिए होगा। ऐसी सूरत में वो 10 बजे के करीब यहाँ कब्जा करने की कोशिश करेंगे। इमरान ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है। कर्नल अहमद हुसैन ने जवाब दिया, रडार स्टेशन तक पहुंचने के हर रास्ते की बाकायदा नाकाबंदी कर दी गई है, इसलिए यकीनन मुजरिम मिसाइल और मिसाइल लॉन्चर और उसे ऑपरेट करने वाली मशीनरी लेकर शहर से रवाना नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि वो लोग लामहला पहले से इन्हीं पहाड़ियों के अंदर मौजूद होंगे। इमरान ने कहा, ओ, वाकई आपका तजिया दुरुस्त है। कर्नल अहमद हुसैन ने जवाब देते हुए कहा, हमारी यहाँ आमद का मकसद सिर्फ इतना है कि हम इन पहाड़ियों पर उनका खोज लगाए। मुझे ड्राइवर अब्बास ने बताया है कि इन पहाड़ियों पर कोई आबादी नहीं है, अलबत्ता छोटी छोटी गारें हैं। हो सकता है इन लोगों ने कोई बड़ी कार तलाश कर ली हो और वो वहाँ छुपे हुए हों। इमरान ने कहा, ओ, हैरत है इमरान साहब, आपकी जहानत की मैं दाद देता हूँ। ये सारी बातें मैं भी सोच सकता था, लेकिन आज तक मैंने तो इस अंदाज में सोचा ही नहीं। कर्नल अहमद हुसैन ने तहसीन भरे लहजे में कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। अब आप बताएं कि इस सिलसिले में आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। और हाँ, कर्नल फरीदी साहब के असिस्टेंट कैप्टन हमीद यहाँ मौजूद होंगे, उन तक मेरा सलाम भी भिजवा दे। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो कर्नल अहमद हुसैन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी कैप्टन कुलसुम के साथ कासा गए हुए हैं, शाम को उनकी वापसी है। कर्नल अहमद हुसैन ने बताया तो इमरान मुस्कुरा दिया। चलिए शाम को ही सलाम पहुंचा दीजिए, इमरान ने कहा, और कर्नल अहमद हुसैन ने हंसते हुए असबात में सर हिला दिया। इमरान साहब, हम सब की ड्यूटी तो यहाँ रडार स्टेशन पर ही है। हम तो यहाँ से बहुत कम बाहर निकलते हैं, इसलिए हम बराह रास्त तो इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अलबत्ता यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर आप हुक्म दें तो ये सब मुझ समेत आपके साथ पहाड़ियों की छानबीन के लिए जाने के लिए तैयार हैं। कर्नल अहमद हुसैन ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप ये बताएं कि क्या आपके पास यहाँ स्क्रीन मेटल गायकर है। इमरान ने कहा, हाँ है, इसे इमरजेंसी में रडार के साथ अटैच किया जाता है। कर्नल अहमद हुसैन ने कहा, मेरा भी यही ख्याल था। आप सिर्फ ऐसा करें कि उसे रडार के साथ अटैच करा दे और फिर मेरे साथ ऑपरेशन रूम में चले, लेकिन इसका रुख आपने इस अंदाज में रखवाना है कि वो पहाड़ियों को चेक कर सके। इमरान ने कहा, ओ वेरी गुड। ओ, मैं समझ गया आप किस तरह पहाड़ियों को चेक करना चाहते हैं। वैसे इमरान साहब, अब तो मुझे यकीन आ गया है कि आप वाकई सुपर माइंड हैं। ये बात आप ही सोच सकते हैं। कर्नल अहमद हुसैन ने मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाते हुए कहा, कर्नल फरीदी मेरे पीरो मुर्शिद है और ऐसे सदरी नुस्खे मुर्शिदों से ही मिल सकते हैं। इमरान ने जवाब दिया तो कर्नल अहमद हुसैन बेख्तियार हंस पड़ा। फिर उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। यस सर। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, राशिद साहब से बात कराओ। कर्नल अहमद हुसैन ने कहा और रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद इंटरकॉम की घंटी बजी तो उसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। राशिद बोल रहा हूँ सर। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई थी, राशिद साहब, आप फौरी तौर पर स्क्रीन मेटल गायकर को रडार के साथ अटैच कराएं, लेकिन उसका रुख इस अंदाज में रखें कि उससे हम रडार स्टेशन के गिर्द मौजूद पहाड़ियों को चेक कर सके। कर्नल अहमद हुसैन ने कहा, पहाड़ियों को सर। राशिद ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, तफसील पूछने की जरूरत नहीं है, जो कहा जा रहा है वो कराओ और मुझे इत्तला दो। कर्नल अहमद हुसैन ने सपाट लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन निस्फ घंटे बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी और कर्नल अहमद हुसैन ने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल अहमद हुसैन ने कहा, राशिद बोल रहा हूँ सर, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके, मैं अपने मेहमानों के साथ खुद ऑपरेशन रूम में आ रहा हूँ।
कर्नल अहमद हुसैन ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। आइए जनाब, कर्नल अहमद हुसैन ने कहा और इमरान सर हिलाता हुआ उठा तो उसके साथी समदर और तनवीर भी उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद वो ऑपरेशन रूम में मौजूद थे। यहाँ का इंचार्ज राशिद था, जिसे कर्नल अहमद हुसैन ने इमरान और उसके साथियों का तारुफ कराया। राशिद साहब, हमें इत्तला मिली है कि दहशतगर्द इन पहाड़ियों में छुपे हुए हैं। आप ऐसा करें कि स्क्रीन मेटल गायकर को मुख्तलिफ रेंजेस में एडजस्ट करके चारों तरफ चेक कराएं, ताकि अगर वो लोग वाकई यहाँ हो तो स्क्रीन पर उन्हें चेक किया जा सके। इमरान ने कहा, लेकिन सर, ये गायकर तो सिर्फ लोहे को चेक करता है, इंसानों को तो चेक नहीं कर सकता। राशिद हुसैन ने हैरान होते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। हो सकता है कि मुजरिम फौलाद के बने हुए हों, इमरान ने कहा तो इस बार कर्नल अहमद हुसैन बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़ा। राशिद साहब, ये मुजरिम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए, उनके पास मिसाइल और दूसरा असला होगा, इसलिए जहाँ ये लोग होंगे वहाँ ये असला भी होगा। जब असला चेक हो जाएगा तो वो भी चेक हो जाएंगे। कर्नल अहमद हुसैन ने उसे समझाते हुए कहा, ओ यस सर, ठीक है सर। राशिद ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा और फिर वो मशीनरी की तरफ मुड़ गया। इमरान, उसके साथियों और कर्नल अहमद हुसैन के लिए स्क्रीन के सामने कुर्सियां रख दी गई और थोड़ी देर बाद चेकिंग का आगाज हो गया। एक जाविये पर चारों तरफ जब चेकिंग मुकम्मल हो गई तो रेंज को कदरे वसी कर दिया गया। इस तरह चेकिंग होती रही। फिर अचानक स्क्रीन पर एक स्टार दिखाई दिया तो वो सब चौंक पड़े, क्योंकि ये इस बात की निशानदेही थी कि यहाँ पर फौलादी चीजें मौजूद है। ओ ये जगह कौन सी है? इमरान ने कहा। अभी मालूम हो जाता है सर, राशिद हुसैन ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो जगह मार्क कर ली गई। मजीद चेकिंग कर ले, हो सकता है कि उन्होंने एक से ज्यादा अड्डे बनाए हुए हों, इमरान ने कहा तो राशिद ने अजबात में सर हिला दिया और एक बार फिर चेकिंग शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर एक बार फिर स्टार दिखाई देने लगा तो सब एक बार फिर चौंक पड़े। इसे भी मार्क कर लो, कर्नल अहमद हुसैन ने कहा। यस सर, राशिद ने जवाब दिया और उस स्पॉट को मार्क कर लेने के बाद एक बार फिर चेकिंग शुरू कर दी गई। तकरीबन 1 घंटे बाद की भरपूर चेकिंग के बाद मशीन ऑफ कर दी गई। यही 2 स्पॉट्स हैं सर, और नहीं है, राशिद ने कहा। कर्नल साहब, अब आप अपने आदमी इन स्पॉट्स पर भेजे और वहाँ चेकिंग कराए, लेकिन ख्याल रखें कि ये लोग खतरनाक भी साबित हो सकते हैं, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आप बेफिक्र रहे, मार्क हो जाने के बाद अब ये बचकर न जा सकेंगे, कर्नल अहमद हुसैन ने कहा और थोड़ी देर बाद वो इमरान और उसके साथियों को अपने दफ्तर में पहुंचाकर खुद वापस चला गया। हमें खुद चेकिंग करनी चाहिए थी, तनवीर ने कहा। क्या जरूरत है, वो लोग एक्शन में तो नहीं होंगे, मिलिट्री फोर्स उन्हें चेक कर लेगी, इमरान ने कहा। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कर्नल अहमद हुसैन की वापसी हुई। वो शायद खुद साथ चला गया था। इमरान साहब, मैंने खुद जाकर चेकिंग की है, ये दोनों स्पॉट कारें हैं, उनमें से एक कार तो मसनूई है और इंतहाई खुफिया है। उसके अंदर चंद खुसूसी अंदाज के बम और औजार वगैरह मौजूद है। वहाँ के आसार बता रहे हैं कि यहाँ लोग रहते रहे हैं और वहाँ और भी बहुत सा सामान मौजूद था। उन लोगों को फौरी तौर पर वहाँ से निकलना पड़ा है। वैसे ये जगह इंतहाई खुफिया थी। इस स्क्रीन मेटल गायकर के अलावा इसको चेक करने का और कोई जरिया ही न था, चाहे लोग वहाँ इर्द गिर्द भी घूमते रहते। दूसरा स्पॉट एक बड़ी कार है, उसके अंदर लोहे के चंद पोर्टेबल बेंच पड़े हुए हैं और चंद इस्तेमाल शुदा औजार हैं, लेकिन यहाँ भी हालात बता रहे हैं कि यहाँ लोग रहते रहे हैं और उन्हें अचानक वहाँ से जाना पड़ा है। कर्नल अहमद हुसैन ने कुर्सी पर बैठते हुए तफसील बताई। ठीक है, इसका मतलब है कि इन लोगों ने आपके इस रडार स्टेशन को इस्तेमाल करने का प्रोग्राम खत्म कर दिया है। ठीक है, आप फिर भी होशियार रहें। मैं कर्नल फरीदी साहब से कह दूंगा कि वो यहाँ मजीद हिफाजत के लिए मिलिट्री का पूरा दस्ता भिजवा दे, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और कर्नल अहमद हुसैन भी उठ खड़ा हुआ। फिर कर्नल अहमद हुसैन उन्हें बैरूनी गेट से बाहर उनकी कार तक छोड़ने आया और चंद लम्हों बाद इमरान और उसके साथी कार में बैठे वापस शहर की तरफ जा रहे थे।